नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे चंद्रदेव से मेरी बातें। कहानी की सीरीज में आपके यूजीसी नेट के सिलेबस कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें, जो बंग महिला यानी कि राजेंद्र बाला घोष के द्वारा लिखित है। बंग महिला राजेंद्र बाला घोष के द्वारा लिखित है और यह सरस्वती पत्रिका में निबंध के रूप में सन 1904 ईस्वी में प्रकाशित किए गए थे। मैं बता दूं कि राजेंद्र बाला घोष का जन्म जो है 1882 ईस्वी में, इनको बंग महिला के नाम से भी जानते हैं, यानी कि बंग महिला, या फिर यूं कहें तो इनका पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष है। आरंभिक दौर की महिला का कथाकारों में प्रमुख स्थान है और इनकी पुस्तक कुसुम संग्रह का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया था। ऑब्जेक्टिव के लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण है, इस पे आप ध्यान देंगे। ये भी बता दूं कि बंग महिला हिंदी कहानी लेखक की विचारधारा संपन्न आदि महिला है और उन्हीं की बनाई जमीन पर प्रेमचंद जैसे कहानीकार खड़े हुए हैं और हिंदी कहानियों के लिए नया वस्तु विधान करने, रचना प्रक्रिया को अभिनव मोड़ देने और भाषा को समुची प्राण सत्ता के साथ संचालित करने में बंग महिला का कोई जोड़ नहीं। आइए बंग महिला राजेंद्र बाला घोष के द्वारा रचित कहानी चंद्रदेव से मेरी बात है ना। इस सिलेबस में आपके द्वारा यानी कि बंग महिला के द्वारा रचित दो कहानी है, चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली, है ना। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे चंद्रदेव से मेरी बातें, इसकी पृष्ठभूमि, कहानी के भीतर आए हुए विषय, इसके प्रतिपाद्य के बारे में जानेंगे, इसके मुख्य पात्र कौन कौन से हैं और कुछ उदाहरण के बारे में भी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं चंद्रदेव से मेरी बातें। यह कहानी निबंध के रूप में सन 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई है और पत्रात्मक शैली में कब प्रकाशित हुई है? 1904 ईस्वी में पत्रात्मक शैली में लिखी गई है ना। इसके बाद भवदेव पांडे इसे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माने। अब पूछा जाए कि चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी को सबसे पहले किसने राजनीतिक कहानी माना, तो क्या कहेंगे? भवदेव पांडे। अच्छा है, भवदेव पांडे ने किस कहानी को राजनीतिक कहानी माने, तो क्या कहेंगे? चंद्रदेव से मेरी बातें, है ना। इन सारी बातों को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे, स्टार दे दे करके लिखते चलेंगे। इससे क्या होगा ना कि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे तो आप आसानी से जवाब दे सकेंगे। ठीक है, पूछा जाए भवदेव पांडे ने किस कहानी को पहली राजनीतिक कहानी मानी, तो क्या कहेंगे? चंद्रदेव से मेरी बातें। पूछा जाए कि चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी को राजनीतिक कहानी सबसे पहले किसने कहा, तो क्या कर देंगे? भवदेव पांडे। पूछा जाए कि चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी जो है किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, आप स्पष्ट रूप से कह देंगे सरस्वती पत्रिका में। और कब प्रकाशित हुई थी जी? तो 1904 ईस्वी में। यह निबंध के रूप में लिखी गई थी और पत्रात्मक शैली में लिखी गई कहानी है ना। तो इन सारे बातों को आप स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे। आइए कहानी के भीतर आए हुए कुछ विषय है, जैसे इसमें पक्षपात को प्रदर्शित किया गया है, ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा को प्रदर्शित किया गया है, परिवर्तन, बिजली, तंत्र विज्ञान, है ना, कलकत्ता की बात, कानून, वाहन और एकता का सूत्र इत्यादि विषयों पर विशेष रूप से चर्चा इसमें किया गया है। ठीक है, तो इसके मुख्य प्रतिपाद्य के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। तो देखा गया है कि उपनिवेशवाद के शिकार भारत में तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं का वर्णन करते हुए वायसराय लॉर्ड कर्जन, ध्यान देंगे, वायसराय लॉर्ड कर्जन और उसकी व्यवस्था पर करारा व्यंग किया गया है ना। पूछा जाए कि इसमें क्या दर्शाया गया है जी, तो कहेंगे कि उपनिवेशवाद के शिकार भारत में तत्कालिक आर्थिक, सामाजिक समस्याओं का वर्णन करते हुए वायसराय लॉर्ड कर्जन और उनकी व्यवस्था पर करारा व्यंग किया गया है ना। करारा व्यंग किया गया है, और व्यंग भी कह सकते हैं इस कहानी को, है ना। चलिए, यह कहानी चंद्रदेव को लिखे गए पत्र के रूप में लिखी गई है, यानी कि लेखिका के द्वारा पत्र के रूप में। ये पत्र किसको लिखा गया है जी? तो चंद्रदेव को लिखा गया है। चंद्रदेव को लिखने के बाद हमारे धरती पे हो रहे समस्या, लॉर्ड कर्जन के जो अत्याचार है, चाहे इससे संबंधित जो भी घटनाएं घटित हुई है, अंग्रेज सरकार के न्याय व्यवस्था
जो है इस पर व्यंग कर उन्होंने पत्रात्मक शैली में लिखा। रंग भेद और पक्षपात का चित्रण, सरकारी मिशन और कमीशन का उपयोगिता पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है ना। इसके बाद उच्च शिक्षित वर्ग की काठ के पुतलों से तुलना, भारत के दिनहीन व्यवस्था को देख लेने का आग्रह चंद्रदेव से। ये चंद्रदेव से आग्रह करती हैं कि हमारे भारत की जो दिनहीन व्यवस्था है, आप एक बार मौका मिले तो जरूर आकर के देखें, है ना। यानी कि सिर्फ दो ही व्यक्ति के बीच बातचीत है, लेखिका बंग महिला और चंद्रदेव। चंद्रदेव को जो पत्र लिखती हैं उस पत्र में यह स्पष्ट रूप से लॉर्ड कर्जन के अत्याचार को प्रदर्शित करती हैं, दर्शाती हैं और भारत के दिनहीन जो व्यवस्था है उसको देख लेने के लिए आग्रह करती हैं। प्रकृति से छेड़छाड़ पर व्यंग किया गया है और मसलन कोलकाता इत्यादि को देख करके आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती को इसके आगे नीली फीकी से जान पड़ती है ना। इसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्वानों पर भी व्यंग किया गया है। भाई आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और पढ़े लिखे लोग का हाल ये होता है। इस चीज को लेकर के इन्होंने स्पष्ट रूप से व्यंग किया है। ये देखते हैं पात्र। पात्र के बारे में मैंने बता दिया कि सिर्फ दो ही आदमी हैं, एक लेखिका और एक चंद्रदेव है ना। लेखिका जो है अपने भारत की दशा को देखने के लिए चंद्रदेव से रिक्वेस्ट कर रही है, आग्रह कर रही है कि महाराज आइए कभी हमारे भारत की भूमि पर और यहाँ की दशा को देखिए। इसके बाद लॉर्ड कर्जन की व्यवस्था का व्यंग करती हैं। लॉर्ड कर्जन जो है ये क्रूर अत्याचारिया जो भी कुछ है शोषण करता है, इसके बारे में बताती हैं कि आइए कभी मौका मिले तो देखिए। ठीक है, इसमें प्रमुख उदाहरण है, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ। ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर अमर कर दिया, तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य की क्या बात है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति का सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें। चंद्रदेव से कहती हैं कि भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिएगा, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ। तब परलोक बनाना कैसा। ओहो, देवता भी अपने जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्हें अमर कर दिया, तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज जो है यहाँ पक्षपात कर रहे हैं तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है ना। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो, चंद्रदेव महाराज यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करने का मन करे या सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन दे दीजिए। किसको, हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन को, है ना। और उस निवेदन पत्र में हमारे आधुनिक भारत प्रभु से अपनी बातों को बता दीजिए। आशा है कि आपको आदर पूर्वक वो अवश्य बुला लेंगे। क्यों भाई, क्योंकि आप कृष्णांग तो नहीं है, आप काले तो नहीं है, आपको नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेंगी, है ना। यदि आप काले होते हैं तो शायद वो लोग सोचते, लेकिन आप तो गोरे हैं, वो भी गोरे हैं, तो अपनी बिरादरी में शामिल करने में उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो आप एक बार एप्लीकेशन दें और जरूर आवें। उन्होंने बताया कि आप अधम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो नहीं है, जो आपको नौकरी देने में इनका गौरांग जाति जो है कुपित हो उठेंगे, है ना। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के अस्थाई भाग्य विधाता बन के आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि लॉर्ड कर्जन को कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है। ठीक है, स्त्रियों का दशा का वर्णन करते हुए उन्होंने बताता है कि विधाता ने व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति को साहस नहीं हो सकता।
वही आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चूं तक नहीं कर सकती। क्या करें? बेचारी के भाग्य में विधाता ने दास वृत्ति ही लिखी थी। ठीक है। इसके बाद और तथ्य है, देसी राजाओं की रीढ़ विहीनता का वर्णन करते हुए बताते हैं कि अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है, और न अब भारत की वह शस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता पूर्ति है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप से किया है, वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूं तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवीदान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधारों में जो दो चार राजा महाराजा नाम मात्र के हैं, वे काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं, वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। चूंकि एक होता है ना गुलामी, मानसिक गुलामी, गुलामी कर रहे हैं, शिक्षित हैं, विकसित हैं, हाथ में सत्ता भी आई तो गुलामी ही कर रहे हैं। उनको ये नहीं सूझ रहा है कि हम कभी अपने राज्य में जाकर के अपने प्रजा के बारे में थोड़ा सा विचारें, देखें कि हमारी प्रजा जो है दुखी है या सुखी है। ठीक है। कलकत्ता इत्यादि को देख करके आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वहां का ईडन गार्डन तो परिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है ना। तो ऐसे ऐसे इसमें उदाहरण दिए गए हैं। कहानी को पढ़े, काफी अधिक आनंद आएगा। और इसमें इस कहानी में आए हुए जो मुख्य बिंदु है, जैसे कि प्रकाशन कब हुआ था, किस पत्रिका में हुआ, इसका शैली क्या है, तो पत्रात्मक शैली में निबंध के रूप में लिखा गया है ना। भवदेव पांडेय से हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी मानते हैं। ये सारे तथ्य को आप स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे, और प्रमुख उदाहरण से कोई वाक्य उठाकर अब अगर आपसे पूछ दे कि हाँ ये कहाँ से लिया गया है, किसके द्वारा लिखित है, तो आप निश्चित रूप से बताने में सक्षम होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कहानी को।